हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। CTT 2020 की तैयारी के लिए मैं ये इन्वायरमेंट साइंस का लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज ये थर्ड लेक्चर हमारा है। इस लेक्चर की खास बात यह है कि मैं आज इस लेक्चर में आपको बेस्ट MCQs दूंगा और यहाँ पे आपको फिगर के जरिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा। जैसे कि वेटलैंड एरिया हो गया, आपका मैंग्रोव वनस्पति हो गई, ठीक है। तो और रामसर कन्वेंशन हो गया। ये रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। ढेर सारी चीज़ें रामसर की साइट्स वगैरह हैं, तो और कुछ इसमें पॉल्यूशन की भी बातें आएंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं फिगर के जरिए आपको क्लियर करूंगा। मुझे उम्मीद है ये लेसन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए। आप अपने आप से आंसर टिक करते चलिएगा। उसके बाद आप देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं। मैं आंसर बताऊंगा आपके आंसर टिक करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। अब तक भारत में कितने स्थल रामसर कन्वेंशन में शामिल किए गए हैं? अब तक भारत में कितने स्थल रामसर कन्वेंशन में शामिल किए गए हैं? 32, 34, 36, 37। तो इसमें आपको सही आंसर लगाना है। रामसर कन्वेंशन है क्या? मैंने आपको बताया था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, जिसमें वेटलैंड एरिया के लिए, भारत की जो वेटलैंड एरिया थी उसको संरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा किया गया था। यहाँ पे देखेंगे तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के जो आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमियों के यूज़ के लिए, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जो है किया गया ये इंटरनेशनल कन्वेंशन था। और ये जो है जितने भी भारत में आर्द्रभूमियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये काम करता है। तो आई थिंक आपने टिक कर लिया होगा। इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, तो ये सारी साइट के बारे में यहाँ दिया गया है। आपने अगर आंसर टिक कर लिया है तो मैं आपको बता दूं किसका सही आंसर होगा 37। अब यहाँ देख लीजिए, इसी फिगर में आपको साफ साफ दिखा है सब कुछ। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है लोकेशन मार्क्ड बाई, ये तो दिया गया। टोटल यहाँ कितनी है? तो यहाँ लिखा है रामसर साइट्स इन इंडिया। 10 फरवरी 2020 का ये अपडेट है। 10 फरवरी 2020 का अपडेट है, इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चूंकि और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि 37 रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में 37 और फरवरी 2020 का अपडेट है। आपको पता होना चाहिए कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो उसी दिन का ये डेटा है। ये इंडिया की सारी लोकेशंस यहाँ दी गई हैं। वुलर लेक है यहाँ पे, हालांकि इनका नाम बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे है असमुडी वेटलैंड केरला का है, ब्यास कंजर्वेशन पंजाब, है ना, ऐसे करके। बैथर कनिका मैंग्रोव ओडिशा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, चंद्राताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा। तो इस तरह से पूरी 37 ये जो है वेटलैंड एरियाज हैं इंडिया की जो रामसर में शामिल हैं। यहाँ देखेंगे तो ये टोटल 37 हैं। और अगर स्टेट वाइज पूछेगा तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 7 साइट्स जो है रामसर साइट्स में है, पंजाब की 6 हैं। तो स्टेट अगर पूछता है बाई चांस की वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा साइट्स जो है रामसर में शामिल हैं, तो यूपी उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। अगर एरिया वाइज पूछता है तो यहाँ भी ये भी दिया गया है कि सबसे बड़ा जो एरिया है वो सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल का है। तो अगर एरिया वाइज पूछता है कि रामसर साइट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस प्रदेश का है, तो आपको बताना है ये वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरला, उसके बाद उड़ीसा। तो नंबर के बेसिस पे यूपी और एरिया के बेसिस पे ये आप ध्यान दीजिएगा वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना ज़रूरी है। अब रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 किसे दिया गया था? तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 लास्ट वीडियो मैंने बताया था, आई थिंक आपको याद होगा, लगा पाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, चिल्का झील, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको याद है तो आप अभी टिक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था। तो रामसर कन्वेंशन का जो पुरस्कार 2002 सोचेंगे इतना पुराना क्यों दिया जा रहा है, तो इसकी खास बात है। 2002 वाला ही पूछा क्यों गया, इसके लिए एक स्पेशल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। हालांकि इसका आंसर है चिल्का झील। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको पुरानी पीडीएफ में वापस ले चलूं तो आपको ये देखकर याद आ जाएगा कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया है। थोड़ा सा
2 मिनट का मैं कुछ सेकंड का मैं समय लूँगा आपका, ताकि उस कंटेंट तक हम पहुँच सकें। हम पहुँचने वाले हैं। ये हमारी मेन पीडीएफ है जो मैंने बनाया हुआ है आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर देने के लिए। हाँ सॉरी, हम रामसर कन्वेंशन की बात करने वाले हैं। रामसर कन्वेंशन यहाँ मिलेगा आपको आर्द्रभूमियों वाला। और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मैंने बताया था आपको, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड या रामसर कन्वेंशन का एक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध करता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। तो जिन आर्द्रभूमियों में मानव के अतिक्रमण के द्वारा या पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा वहां पे संकट पैदा हो गया है, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हैंडल करता है। भारत के 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं वर्तमान में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे लोकटक झील, ये चिल्का झील उड़ीसा को भी 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में हटा लिया गया। 2002 में ये चिल्का झील की स्थिति अतिक्रमण से एंडेंजर्ड स्थिति से सेफ स्थिति में आ गई, यानी कि ये अब यहाँ पे जो है खतरा नहीं है, तो ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गई। इसीलिए जब ये इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा तो इसे रामसर संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ 2002 में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 थे लेकिन वर्तमान में 2 ही हैं। तीसरा हटा कौन था? चिल्का झील, वो जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से कब हटा? 2002 में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आंसर आपको मिल गया। मैंग्रोव पौधों की विशेषता नहीं है, तो मैंग्रोव के बारे में भी मैंने आपको वहीं बताया है। मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंग्रोव के बारे में आपको ये मैंग्रोव पारितंत्र, इनकी खास बात ये है कि ये जो है भैया ज्वारीय खाड़ी पंक मैदानों एशरी क्षेत्रों में यानी दलदली और खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी ढेर सारी विशेषता यहाँ लिखा हुआ है कि मैंग्रोव वनों को सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र में हुआ। मैंग्रोव वनस्पति में खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है। मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ें न्यूमेटोफोर्स का विकास होता है। इनमें मोटी चिकनी पत्तियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। जिन स्थानों में मैंग्रोव उगते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए उनमें अनुकूलन जड़ें पाई जाती हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है, इसी से संबंधित आपको आंसर वहाँ देना होगा। मैं आपको थोड़ा सा मैंग्रोव वनस्पति की पिक दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा ये देखिए, ये समुद्र में जो वनस्पतियां होती हैं जो दलदली क्षेत्र में होती हैं, इन्हीं को ही हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। इन्हीं की सारी विशेषताएं वहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो यही सब है जो आपको याद रखना है। सॉरी, तो मैंग्रोव वनस्पति के बारे में जो मैंने विशेषता बताई, इससे आप यहाँ आंसर चलिए ठीक करते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या कह दिया गया है। इनमें विशेष श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। इनमें खारे पानी को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें अनुकूलन जड़ें पाई जाती हैं। तो अभी जो मैंने विशेषता बताया उन्हीं में से ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसका सही है। ध्यान दीजिए, पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो नहीं है वाला पकड़ना है। तो ये भी विशेषता है पहला, दूसरी भी विशेषता है, तीसरी विशेषता ये जो नहीं लग गया इसीलिए गड़बड़ हो गया। इनमें खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें लिखा नहीं होती, इसलिए आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 विशेषताएं इनमें हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? अभी मैंने जो यहाँ पे दिखाया था आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा है और संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ रामसर साइट्स पाई जाती हैं, तो उसी का ये पूछा गया है। तो मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया यहीं पे है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ वेटलैंड एरिया ज़्यादा होगा वहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो पश्चिम बंगाल में ही, यानी कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहीं पे वेटलैंड एरिया ज़्यादा पाया जाता है। सामान्यतः मैंग्रोव के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैंग्रोव के आप लगा लीजिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले के मेरे वीडियोज़ में मिलेंगे आपको। ये देखिए मैंग्रोव के प्रकार, मैंग्रोव के कितने प्रकार? 4 प्रकार, लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव, सफ़ेद मैंग्रोव, बटनवुड मैंग्रोव। तो ये 4 प्रकार मैंने बताए हैं, पहले मैंने इनको पढ़ाया था, तो अगर आपको पता रहा होगा तो आपने लगा लिया होगा, 4 होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति से लाभ
क्या होता है, ये जल शोधक का कार्य करती हैं। इनकी पत्तियां परावैंगनिक किरणों से बचाव करती हैं। इनका उपयोग सर्पदंश, चर्म रोग, पेचिश, रक्त शोधन एवं गर्भ निरोधक औषधि के रूप में किया जाता है, या उपरोक्त तो सभी। तो मैंग्रोव वनस्पति के फायदे भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखिए लाभ लिखा हुआ है। जल शोधक का कार्य करती हैं। इनकी पत्तियों में लेवोनाइट पैदा होता है जो परावैंगनिक किरणों से बचाव करता है। इनका उपयोग सर्पदंश, पेचिश, रक्त शोधक, गर्भ निरोधक औषधि के रूप में होता है। ये लहरों से तटों के संरक्षण को बचाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि उसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक, तो ये हो गया भाई। चलिए, मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई थी? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, तो पता नहीं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। हालांकि ये यूएसए द्वारा किया गया था। यूएसए ने इस प्रोजेक्ट की स्थापना की थी और ये किया गया था 1992 में। भारतीय मैंग्रोव समिति का गठन कब किया गया? ध्यान दीजिए, भारतीय मैंग्रोव समिति का गठन जो किया गया है वो भी मेरे पीडीएफ का ही मैटर है, मैंने वहाँ इकट्ठा कर रखा है। भारतीय मैंग्रोव समिति का गठन ये यहाँ लिखा हुआ है ना। और ये आप देखेंगे तो वो भी क्वेश्चन है। मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना यूएसए द्वारा 1992 में की गई थी। तो मैक्सिमम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ कलेक्ट करके रखी हैं और उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको आपको तैयार करना है। तो आंसर मिल गया। कब हुआ था? 1976। किस घास पारितंत्र में टिड्डा किसी घास पारितंत्र में टिड्डा सामान्यतः कौन सा उपभोक्ता होता है? तो भाई घास पारितंत्र आप माइंड में लाइए। घास पारितंत्र में टिड्डा की स्थिति आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा है पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला वगैरह, फिर यहाँ तालाब पारितंत्र दिया है मैंने, फिर यहाँ पे घास पारितंत्र दिया है। यहाँ पे घास, टिड्डा, पक्षीगण, बाज, घास, टिड्डा, मेढक, सांप। तो मैंने पूछा टिड्डा कौन सा उपभोक्ता होगा, तो आंसर आपको मिल गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है द्वितीय जिसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं इसका विचार किसने दिया है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। एजिटान्स, लेरनेट, सेकल, थियोफ्रास्टस या चार्ल्स एल्टन? तो मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर आप तब तक लगे तब तक मैं आपको दिखाता हूं। पिरामिड के पास आपको लेके चलता हूं। ये पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक। पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है ना। तो आपने आई थिंक सही लगाया होगा। तो यहाँ पे चार्ल्स एल्टन है, चार्ल्स एल्टन लगा लेंगे। पारिस्थितिकीय पिरामिड कितने प्रकार की होती है? ये तो आप खुद लगाइए, ठीक, पता होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए वहीं पे दिखा देते हैं आपको याद हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकार की बात करते हैं यहाँ पे, तो संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं। तो वहाँ आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का पिरामिड सदैव सीधा होता है? देखिए, संख्या पिरामिड, भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। अब हमेशा सीधा होने की बात कर रहे हैं कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है ना। तो आई थिंक आप बता पाएँ, लगा लीजिए। मैं पिरामिड की पिक मैंने रखी थी, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिख जाए तो। और शायद कहीं और रख दिया मैंने क्या। चलिए, ये तो मैंग्रोव वनस्पति की पिक है जो आपको दिखाना था पहले, और ये भी मैंग्रोव वनस्पति का ही है, दिख रहा है। काफ़ी इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे खुद को, है ना। ये एक पिरामिड है फिलहाल, ये एनर्जी पिरामिड आप देख रहे हैं, एनर्जी पिरामिड है। और यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर किया गया है कि जो आपका एक 10% नियम था कि 10% नियम, हर स्तर पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे 100% था, इसके ऊपर गया तो 10% बना, फिर इनको जो खाएगा उनके पास 1% बचा, फिर इनको जो खाएगा उनके पास 0.1% बचा। तो ये हमेशा 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पे बताना चाह रहे थे, ये है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। ये जो आंसर है आपको मिल गया होगा आई थिंक। तो हमेशा सीधा जो बनता है यही ऊर्जा पिरामिड बनता है। जो अभी आपने देखा वो ऊर्जा पिरामिड का ही है। हमेशा ये सीधा ही बनता है, उल्टा कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जाते जाते वो छोटा हो जाता है। एनर्जी भाई 100 से 10 हुई, 10 से 1 हुई, 1 से फिर 0 में आ गई, और वो हमेशा और तो एकदम सीधा बनेगा। ये हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा पिरामिड, ठीक। ओके, देखिए यहाँ पे भी मैंने बनाया था ये ऐसे, ये नोट्स में मैंने बनाया ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा का संरक्षण भाई 10-10 ऐसे करके पूरा गया है ये, और ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में भी मेंशन की हुई हैं। तो आप अगर
लास्ट ईयर ये PDF ली होंगी तो आपको याद हो गया होगा अब तक। चलिए, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अभी आपको मिल रहा है। समुद्र पारितंत्र का जैव भार पिरामिड कैसा बनता है? ध्यान दीजिए, समुद्र पारितंत्र की बात कर रहे हैं। जैव भार पिरामिड, सीधा उल्टा सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत संभल के लगाइएगा और हाँ लगाइए बिना किसी हेल्प के, ईमानदारी से। हालांकि मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए, सॉरी, ये यहाँ पे दिया गया है। जैव भार पिरामिड भी उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। जैव भार यानी कि जो भार के आधार पे, भार को देख करके जो पिरामिड बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सीधा वन का जो है सीधा है। देखिए, शाकाहारी पौधे अगर उनको तौला जाए, कहते हैं वेट अगर किया जाए, वेट के हिसाब से कंसीडर किया जाए, तो जो भाई पौधे हैं जंगल में उनका वेट ज़्यादा, फिर उन पर जो डिपेंडेंट रहते हैं शाकाहारी, हिरन मतलब जानवर, कम रहेंगे, उनका वेट कम आएगा। फिर उनको जो खाते हैं मांसाहारी, वो भी कम रहेंगे, उनकी संख्या कम होगी तो वेट कम होगा, है सामान्यता। उसके ऊपर जो उनको खाएंगे वो और कम। तो ये तो जंगल का जैव भार पिरामिड था जो एकदम सीधा बना हुआ है। लेकिन समुद्र पारितंत्र यहाँ बना हुआ है, इसका देखेंगे तो नीचे छोटी मछलियां होती हैं। छोटी मछलियों का वेट कम रहेगा, उससे ऊपर बड़ी मछलियां, उनका वेट ज्यादा रहेगा, और सबसे ऊपर और विशाल का मछलियां, वेल वगैरह होती हैं, तो उनका भार और ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो समुद्र का जैव भार पिरामिड होता है वो उल्टा ही बनता है, सीधा नहीं बनता है। तो वहां पे आपको आंसर लगाना था क्या? उल्टा। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? अब हम प्रदूषक में आ गए हैं। प्रदूषण भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, यहीं से शुरू होगा। पर्यावरण प्रदूषण यहाँ देखेंगे, प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद फिर प्रदूषक के प्रकार यहाँ दिखा गया है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। तो प्राकृतिक प्रदूषक, मानव जनित प्रदूषक, ठोस तरल गैसीय, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक हैं क्या? समझ, वे प्रदूषक जो प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होती हैं एवं उसी रूप में वातावरण में शामिल हो जाते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि ये CO2 हो गया, CO हो गया और NO2 हो गया, ये हो गया। लेकिन द्वितीय किसको कहते हैं? जब प्राथमिक प्रदूषक सामान्य वायुमंडलीय यौगिक के साथ रासायनिक क्रिया द्वारा एक नए रूप में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। यानी जो ये प्राथमिक वाले हैं, ये वायुमंडल में मौजूद गैस, वाष्प और धूल कणों से मिलकर के एक नया रूप धारण कर लेते हैं, तो इन्हें द्वितीयक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, पैन हो गया, धूम कोहरा हो गया, ये द्वितीयक। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आया है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पहचानने के लिए। तो आई थिंक अब आप पहचान गए होंगे, आपका आंसर भी मिल गया होगा, है ना? क्या है यहाँ पे आंसर? क्या है? पैन। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित प्रदूषक नहीं है जिसको मानव उत्पन्न नहीं करता है? ठीक, ध्यान ये देना, सॉरी, मानव जनित प्रदूषक नहीं है। देखिए, CO2 भी इंसान उत्पन्न करता है, CO भी उत्पन्न करता है, CO उत्पन्न करता है, लेकिन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मानव उत्पन्न नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, डी वाला। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक फिगर भी मैंने रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं इस फिगर में, है तो छोटा लेकिन आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे जो है 78% नाइट्रोजन गैस दिख रही है और 21% ऑक्सीजन दिख रही है। उसके बाद आर्गन गैस 0.9% है और CO2 0.037% है। तो यही इसका कंपोजिशन है, इसी पे आपको आंसर देना था और यही आपका उत्तर मिल चुका है। आप जान चुके होंगे कि भाई सबसे ज़्यादा किसकी है? 78% है। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन था, हम कहाँ चले गए? एक मिनट, ये वाला सर्वाधिक कौन है? नाइट्रोजन, जो 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, ये भी आपको पता चल गया, लगा लिए होंगे आप 21%। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से सामान्यतः कौन सी प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है? ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधों की दैहिक क्रिया, शारीरिक क्रिया या उनके अंदर जो बायोलॉजिकल क्रिया होती है उससे कौन सी, उनके सड़ने गलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसे मार्श गैस भी कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल चुका होगा, मार्श गैस किसे कहते हैं? तो ये आंसर ये आपका है मीथेन। ठीक, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दम घोटू गैस आप टिक करिए, मैंने कई बार पिछले वीडियो में इनको बताया है, आई थिंक आपको याद होगा। दम घोटू गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कहते हैं, CO को कहते हैं।
हरित गृह प्रभावों में वृद्धि करने वाली प्रमुख गैस कौन सी? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाली सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी? ये तो फैक्चुअल है, इनको रट्टा मारने की जरूरत है। ये आपका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CH4 भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, लेकिन सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होता है, सबसे ज्यादा कौन सी है कारक? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने लास्ट टाइम पूछा था, बताया भी था। क्रैकिंग गैस लगा लीजिए, मैं आपको बताऊं तो क्रैकिंग गैस कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। क्यों कहते हैं? क्योंकि चट्टानों पे जब इसे गिराया जाता है तो चट्टानों क्रैक हो जाती हैं, चट्टानों में क्रैक आ जाती है। बड़ी बड़ी चट्टानों को गिराने के लिए ये गैस यूज की जाती है, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। स्टोन कैंसर का कारक कौन सा है? स्टोन कैंसर क्या जानते हैं? जब पत्थरों पर अम्ल वर्षा होती है तो पत्थरों का रंग जो है उड़ जाता है, पत्थर का रंग छीड़ हो जाता है, पत्थर का रंग बदरंग हो जाता है, उसे स्टोन कैंसर कहते हैं। अम्ल वर्षा की वजह से होता है। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है यहाँ पे जो दिया गया है? तो इसके लिए हालांकि जिम्मेदार तो और भी गैस है, लेकिन मेन जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये है अम्ल वर्षा का मेन जो है घटक, और उसी की वजह से स्टोन कैंसर होता है। तो आंसर होगा H2SO4। औद्योगिक क्षेत्रों में धूम्र कोहरे यानी स्मोग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूम कोहरा पूछा गया है। धूम कोहरा किसकी वजह से होता है? तो ये आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक करके बताइए। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये सारी चीजें PDF में थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होता है इसलिए मैंने उसको दिखाने की जरूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पे है सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊँ। हाँ ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे दमघोटू गैस जैसे कहा गया, बाकी स्रोत प्रभाव दिया गया है, CO2 का भी दिया गया है यहाँ पे। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्रैकिंग गैस कहते हैं। अम्ल वर्षा के बारे में यहाँ स्टोन कैंसर का जिक्र मैंने किया हुआ है, और धूम्र कोहरे के लिए भी जिम्मेदार यहाँ पे धूम्र कोहरा स्मोक इसको कहते हैं, SO2 जिम्मेदार है। तो सारी चीज़ों का कलेक्शन यहाँ PDF में है, हालांकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, इस वीडियो की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिया करिए और अच्छे से इनको तैयार करिए। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा प्रयास है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो सके। और ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ भी पर्यावरण परिस्थिति पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल की वैकेंसी हो, A to Z जहाँ भी GS आता है वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आप अच्छे से तैयार करें, अपने दोस्तों को ये शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। और आप आंसर ज़रूर क्या करिए, कमेंट करके कितना आपको मिला इनमें जो मैंने आपको पढ़ाया। हमेशा की तरह वही गुजारिश, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।